नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में। एक दिन का गैप ज़्यादा हो गया। जनरली हम मंगलवार को क्लास लेने वाले थे पर हम नहीं मिल पाए, हम बुधवार को मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इस बैच के साथ भी लगातार आप बने हुए होंगे और शॉर्ट नोट, पीडीएफ, टेस्ट, इन सभी चीज़ों को आप कंटिन्यूसली कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हम टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो जिसका डिस्कशन हमें आज ख़त्म करना है। फिर कल से हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्लोब। और ग्लोब में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करेंगे। तो कल दोस्तों आपको याद होगा हमने 24 प्रश्न, पिछली क्लास तक हमने 24 प्रश्न लगा लिए थे और आप सभी लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि सर हमने जाकर के टेस्ट भी अटेम्प्ट किया है। टेस्ट जो है वो खान ग्लोबल स्टडीज़ की वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर डेली क्विज सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो नीचे एक फोल्डर दिया हुआ है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, वहाँ पर क्लिक कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, बाजू में वहाँ पर एक टैब रहता है, तीन तीन अलग अलग डंडे जैसे दिखेंगे आपको। तो उस पर क्लिक कीजिए और अपनी भाषा को बदल दीजिए, लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, तो हिंदी में आपको प्रश्न दिखने लगेंगे। फिर आप सबमिट कर सकते हैं और फिर इस तरह से आप भी अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो 24 प्रश्नों को हम लगा चुके थे। बाकी के जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको हमें इस क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो पिछली ही क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले सर मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, मार्स आता है, इस तरह से जुपिटर, ठीक है, आगे ग्रह। तो अब देखते हैं इसमें से सही कौन सा है। देखिए, बुध के बाद यहाँ मंगल आ गया तो ये तो गलत है। शुक्र यहाँ पर आया, ये भी गलत है। बुध, शुक्र, मंगल, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। तो सही जवाब क्या है इसका? डी। ये बहुत बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों जो यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू सूचना विज्ञान तकनीक नहीं है? Which of the following is not the technique in geoinformatics? याद कीजिए, जब हम एक अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम था भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, तो वहां पर हमने चर्चा की थी आजकल जो आधुनिक भूगोल है, मॉडर्न ज्योग्राफी है, उसमें जियो इन्फॉर्मेशन का प्रयोग किया जा रहा है। जियो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब आप सभी चीज़ों की जानकारी भूगोल के परिप्रेक्ष्य से लेना शुरू कर देते हैं तो उसे जियो इन्फोग्राफिक कहा जाता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जब हम उसे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो उसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि कौन सी तकनीक नहीं है। देखिए, जीआईएस तो है, ये हमने डिस्कस किया था, जीपीएस भी है, एलआईएस भी है, लेकिन एमआईएस नहीं है दोस्तों। एमआईएस जो है वो जियो इन्फोग्राफिक्स में नहीं आती है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए विचार करना शुरू करेंगे। पहला कथन, भौगोलिक घटनाएं भौतिक और मानवीय दोनों स्थिर हैं। द जियोग्राफिकल फिनोमिना बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन आर स्टैटिक। बताइए क्या ये सही है या गलत? अभी सॉरी, याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था शुरुआत में, जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था, मैंने आपको एक रीडिंग मटेरियल दिया था और वहाँ क्लियरली ये लिखा हुआ था कि जितनी भी ये घटनाएं हैं ये स्थिर नहीं होती, डायनामिक होती हैं। और इसके एग्जाम्पल भी हमें देखने मिलेंगे। हाल ही में आपने देखा कि ये माना जा रहा है कि अफ्रीका का अफ्रीका का एक हिस्सा टूट करके अलग हो जाएगा और वहाँ पर धीरे धीरे करके एक बड़े महासागर का निर्माण होगा, एक बड़े ओशन का निर्माण होगा। अभी भी आप सुनते हैं कि जो हिमालय की ऊंचाई है, जो हाइट ऑफ द हिमालय है, वो लगातार इंक्रीज हो रही है, वो लगातार ऊपर उठ रही है।
तो ये सब किस चीज के बारे में बताते हैं कि जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना हैं, जितनी भी भौगोलिक घटनाएं हैं, वो स्थिर नहीं होती, वो गतिशील होती हैं, वो डायनेमिक होती हैं। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? सर नहीं, पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। दूसरा है, आदि मानव समाज प्रत्यक्ष रूप से अपने तात्कालिक पर्यावरण पर निर्भर थे। बिल्कुल सही है, याद कीजिए हमने पढ़ा था। एक भूगोलवेत्ता संबंधों के कारण और प्रभावों को एक फ्रेम में घटनाओं की व्याख्या करता है। ये भी बिल्कुल सही है। अ जोग्राफिकर एक्सप्लेन द फिनोमेना इन फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो भी एक जोग्राफिकर, चलिए, तो जो दोस्तों एक जोग्राफर होता है, जो एक भूगोलवेत्ता होता है, वो जब भी किसी भी चीज की व्याख्या करेगा, तो ज्योग्राफी इज अ साइंस, इज अ काइंड ऑफ साइंस, है ना। ज्योग्राफी में भी विज्ञान की बहुत सारी बातें हैं। तो जब भी भूगोल की किसी बात को बताया जाता है, हमेशा कोशिश की जाती है कि उसे कॉज एंड इफेक्ट के फ्रेमवर्क में बताया जाए, कि साहब पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी का जो कोर है, चूंकि उसमें हैवी मेटल्स पाई जाती है, इसी वजह से पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो सौरमंडल की जो हवाएं हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म कर देती, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को खत्म कर देती, जैसा मंगल के वातावरण के साथ हुआ है, जैसा मार्स के एटमॉस्फेयर के साथ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो कथन है दोस्तों, पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा और तीसरा सही है। तो जवाब होगा ए, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? व्हाट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ? तो हमने डिस्कस किया था 149.9 के आसपास। तो 149 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहोगे सर पहला ऑप्शन है, इसीलिए सही जवाब क्या होगा? 149, ये इसका सही जवाब है। औसत दूरी क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। अर्थ सन के चारों तरफ दोस्तों जो रिवॉल्व करती है, वो इलिप्टिकल पाथ पर। तो एक समय दूरी ज्यादा होती है और एक समय दूरी कम होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी को इस नाम से भी जाना जाता है। व्हाट एल्स इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी? किस नाम से जाना जाता है? तो बिग बैंग थ्योरी को दोस्तों ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार करना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। हमने डिस्कस भी किया था कि इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई थी, जब एडविन हबल साहब ने एक आइडिया दिया था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, और ये उन्होंने आकाश गंगाओं को देख करके बताया था, गैलेक्सीज को देख करके बताया था, दैट यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय काल तारों के बनने के समय को दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टार? तो ये भी याद कीजिए, जब हम तारों के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां हमने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि सामान्यतः जो तारों का निर्माण हुआ है, वो 5 से 6 अरब साल पहले हुआ है, 5 to 6 बिलियन ईयर अगो हुआ है। अगर हमारे सूर्य की बात करें, तो हमारा सूर्य 5 अरब साल पहले बना, जबकि हमारी पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ। जो सन है, इसका फॉर्मेशन 5 बिलियन ईयर अगो हुआ है, जबकि हमारी अर्थ की जो एज है वो 4.5 बिलियन ईयर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? अब जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना दोस्तों, कभी भी आप तुरंत ऑप्शन पर मत जाइए। पहले आपको रिकॉल करना होगा कि आखिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा था। तो याद करेंगे, हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में पढ़ा था कि ये आंतरिक ग्रह हैं पृथ्वी के, जो सूर्य और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। ये ऐसे आंतरिक ग्रह हैं जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है। इन ग्रहों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये सभी चट्टानी ग्रह हैं,
रॉकी प्लैनेट है। हमने ये भी देखा था कि इनका जो कोर है उसमें हैवी मेटल पाई जाती हैं, भारी धातुएं पाई जाती हैं। ये बेसिक बातों की चर्चा हमने की थी आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रहों के बारे में। अब एक एक को हम देखना शुरू करते हैं। कम घनत्व वाले ग्रह, नहीं, इनकी डेंसिटी कम नहीं होती। रॉकी प्लैनेट है, हैवी मेटल पाई जाती है, तो डेंसिटी तो कम नहीं होगी। चट्टान और धातुओं से बने ग्रह, प्लैनेट्स मेड अप ऑफ द रॉक एंड द मेटल। सर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर भी अगला देख लेते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन होता है, गलत है। हीलियम और हाइड्रोजन होता है, वातावरण में होता है, पर इतना नहीं कि वो ग्रह को रिप्रेजेंट करे। घना वातावरण ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत थिक एटमॉस्फेयर हो। मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस का बहुत थिक एटमॉस्फेयर है, अर्थ में एक नॉर्मल डेंसिटी आपको एटमॉस्फेयर की दिखाई देती है, तो ये भी सही नहीं है। सही जवाब क्या है? सिर्फ बी, चट्टान और धातुओं से बने हुए ग्रह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए कंसीडर करते हैं। पहला, बिग बैंग सिद्धांत शुरुआत में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थ एक एकाकी बिंदु के रूप में एक स्थान पर मौजूद थे। बिग बैंग थ्योरी, इन द बिगिनिंग all the matter forming the universe existed in the one place in a form of tiny ball। सही है या गलत है? बिल्कुल यूपी एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट हमने उठाया है, जो पृथ्वी का विकास हमने पढ़ा था वहां से, ठीक है। तो बिल्कुल सही है सर। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि आज ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो बहुत समय पहले एक छोटे से बिंदु के रूप में मौजूद था। उस एकाकी बिंदु में भयंकर विस्फोट हुआ, इससे बहुत बड़ा विस्तार हुआ। द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है सर। फिर है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ को जन्म दिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? डी। अच्छा, इसमें से गलत कथन चुनना था, तो इसमें से गलत क्या है? ये तीनों ही सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन आया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना शुरू करेंगे। पहला, प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण असमान था। घनत्व की इस असमानता ने गुरुत्वाकर्षण की असमानता को जन्म दिया, जिसने पदार्थ को एक साथ बांध दिया। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। These initial density differences gave rise to differences in the gravitational force and it caused the matter to get drawn together। याद कीजिए, हमने शुरू में यही डिस्कस किया था कि जब बिग बैंग हुआ उससे बहुत सारी एनर्जी निकली। एनर्जी आगे जाकर के मैटर में कन्वर्ट हो गई, और डेफिनेट सी बात है कि जो मैटर था वो अलग अलग इनका द्रव्यमान था, अलग अलग डेंसिटी थी, जिससे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हुआ, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पदार्थ एक दूसरे से जुड़ते चले गए। हाइड्रोजन के बादल बने, धूल कणों का निर्माण हुआ। इन सभी से फिर आकाशगंगा, तारों, ग्रहों, उपग्रहों और दूसरे खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला स्टेटमेंट है, ये आकाश गंगाओं के विकास के आधार बने। आकाश गंगाएं विशाल दूरियों में फैली हुई हैं, जिन्हें हजारों प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। These formed the basis for the development of galaxies. Galaxies spread over vast distance that are measured in the thousands of the light year। ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो पदार्थ है यही आगे जा करके आकाश गंगा का रूप लेगा, और जो आकाश गंगा है वो खुद तारों से मिलकर के बनती है, तो फिर तारे बनेंगे, तारों के आसपास ग्रह घूमते हैं। ओके। अगला, एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचयन से एक आकाश गंगा बनने लगती है। ये गुच्छे और भी सघन गैसीय पिंडों में विकसित होते रहते हैं। अ गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud। These clumps continue to grow into even denser gaseous body।
अब ये बताइए, ऊपर दिए गए कथनों से बनने वाले परिणाम को पहचाने। आइडेंटिफाई द आउटकम दैट फॉर्म्ड फ्रॉम द अबव गिवन स्टेटमेंट। द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक अलग तरीके का प्रश्न है। हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आगे आपको देखने के लिए मिले। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बेसिकली एक प्रोसेस दी है। ये सबसे पहले मैटर में डेंसिटी डिफरेंस था, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल डिफरेंस पैदा हुआ, जिसकी वजह से जो मैटर था वो आपस में क्लम हो गया। वही मैटर ने आगे जाकर के गैलेक्सी बनाई। उसी गैलेक्सी के उस मैटर में हाइड्रोजन गैस का संचयन होने लगा, हाइड्रोजन गैस का अक्यूमुलेशन होने लगा। तो आपको ये बताना है कि एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा कि भैया हमने एक पतीला लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चाय की पत्ती डाली, उसमें दूध डाला, अब बताइए आउटकम क्या है। तो यहाँ पर आउटकम क्या आएगा? अगर आपको वो पूरी प्रक्रिया याद है तो पता होगा कि सर इसका जो आउटकम आएगा वो आएगा तारा। क्या बनेगा इसके बाद? तारे का निर्माण होगा, इसके बाद स्टार का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको 1-2 बार और सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना शुरू कीजिए। इन ग्रहों का निर्माण काफी दूर स्थान पर हुआ था। दीज प्लैनेट वर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन। सौर हवाओं की तीव्रता इतनी अधिक नहीं थी कि इनके वातावरण से गैसों को हटाया जा सके। द सोलर विंड वर नॉट एट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज रिमूवल ऑफ द गैसेस फ्रॉम दीज प्लैनेट। इन ग्रहों का घना वातावरण और उच्च गुरुत्वाकर्षण है। दीज प्लैनेट हैव अ थिक एटमॉस्फेयर एंड हाई ग्रेविटी। कौन से ग्रहों की बात हो रही है? तो सर ये बाहरी ग्रहों की बात हो रही है, ये जोवियन प्लैनेट की बात हो रही है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हाल ही की एक रिसर्च है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको याद होगा कि हम जिस ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, पृथ्वी के अलावा उस ग्रह का नाम है मंगल। जहां पर हम लाइफ को देख रहे हैं उस प्लेनेट का नाम है मार्स। तो पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि सर मार्स में ऐसा क्या है कि हम वहां जीवन की तलाश कर रहे हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग उपग्रह मार्स पर भेजे, अलग अलग सैटेलाइट वहां पर भेजे, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर कभी नदियां बहा करती थीं, यहाँ पर कभी रिवर्स फ्लो हुआ करती थी। आगे जाकर के उन्हें यह भी पता पड़ा कि यहाँ पर भी ध्रुवों जैसी एक आकृति है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में बर्फ और खास तौर पर ड्राई आइस है। अब याद रखिए, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर पानी द्रव अवस्था में मिलता है, जहां पर जो वाटर है दोस्तों वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने लग गए कि अगर यहाँ पर पानी द्रव रूप में था, मतलब यह है कि पानी द्रव तभी बन सकता है जब एक निश्चित तापमान हो, और तापमान तभी किसी ग्रह पर मेंटेन रह सकता है जब वहां पर वातावरण हो, एटमॉस्फेयर हो, और उस वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें हों, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हों। अब याद कीजिए, पुरानी क्लास से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया, और तब वैज्ञानिकों को पता चला कि जब मंगल ग्रह बना था तो मंगल के चारों ओर एक वातावरण हुआ करता था, एक एटमॉस्फेयर हुआ करता था, और इसी वातावरण में कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी थी, सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो मंगल का तापमान है वो इतना था, इतना तो मेंटेन था कि यहाँ पर पानी जो है वो लिक्विड बन के बह सके। तो अगला सवाल पैदा हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि मंगल का वातावरण खत्म हो गया। देखिए, एक चीज जो आपको याद रखनी है, जितने भी ग्रह हैं उन सभी के पास ना एक एटमॉस्फेयर था। कुछ के पास अब भी है, पर शुरुआत में सभी के पास एटमॉस्फेयर था। लेकिन सौर हवाओं की वजह से, सोलर विंड की वजह से ये पूरा वातावरण उड़ गया। सवाल पैदा होगा, सर पृथ्वी का वातावरण क्यों नहीं उड़ता? अर्थ का एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं उड़ता दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो कोर है, इसके अंदर का जो हिस्सा है वो हैवी मेटल से बना हुआ है, निफे से बना हुआ है, और हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है। तो जब ये घूमती है ना, तो ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। ये चारों ओर अपने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो जब सूर्य से सौर
किरणें आती हैं, सौर विकिरण आता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे चारों ओर स्प्रेड कर देती है, जिस वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर अब तक बना हुआ है। तो मैंने कहा ना कि पृथ्वी को इसीलिए हम अद्भुत ग्रह कहते हैं कि अर्थ के बारे में हर एक बात बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बना सकें, और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब हम मंगल के चारों ओर एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, एक कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, तो इसके बाद दोबारा मंगल का वातावरण बनना शुरू होगा। जैसे ही वहाँ पर वातावरण बनना शुरू होगा, धीरे धीरे वहाँ पर तापमान बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ेगा तो वहाँ पर ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत बड़ा कंटेंट होता है, तो वहाँ पर जो ड्राई आइस है वो पिघलना शुरू होगी। जैसे ही ड्राई आइस पिघलना शुरू होगी, ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में बढ़ती जाएंगी, और जो उसका तापमान है वो एक ऐसे स्तर पर आ जाएगा ताकि लोग वहाँ पर रह सकें। तो इस तरह से मंगल पर लाइफ की खोज की जा रही है, और मंगल के चारों ओर वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बना सके। तो ये सारी चीज़ें अभी हाल ही की रिसर्च थी। द अर्थ नाम की एक मैगजीन आती है, डाउन टू द अर्थ, उसमें ये सारी बातें दी गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ये समझ में आया होगा कि जो जोवियन प्लैनेट हैं उनका वातावरण इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि सूर्य से वो दूरी पर है, तो इंटेंसिटी जो है वहां पर जाते जाते सौर हवाओं की कम हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पृथ्वी की परतदार संरचना है। वायुमंडल के सबसे बाहरी छोर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो पदार्थ विद्यमान है वह एक रूप में नहीं है। द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट्स इज नॉट यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की अलग अलग परतों का निर्माण हमने देखा था। हमने जाना था कि जब पृथ्वी में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही थी, विभेदन की प्रक्रिया हो रही थी, तो भारी पदार्थ नीचे आते गए और हल्के पदार्थ ऊपर आते गए। तो निश्चित सी बात है कि पृथ्वी की संरचना में जो अलग अलग परतें हैं, जो अर्थ की अलग अलग लेयर हैं, उनमें एक समान पदार्थ नहीं पाए जाते या उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और हमें इसी को चर्चा करना है कि कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और करेक्ट। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। द एटमॉस्फेयर मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी। अगला, सतह से गहराई तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग क्षेत्र हैं और इनमें से प्रत्येक विशेषताओं वाली सामग्री मौजूद है। तो इसका जवाब है डी, ऊपर के सभी कथन सही हैं। बिकॉज ये तीसरा स्टेटमेंट आप देखोगे तो इसी को घुमा करके पूछा। जब यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये बता दिया कि अर्थ का जो लेयर स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो उसी बात को नीचे रिपीट किया गया है अलग भाषा में। और वायुमंडल का घनत्व सभी परतों में सबसे कम होगा, सबसे कम डेंसिटी होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्तमान वातावरण के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहला चरण प्रारंभिक वातावरण के ह्रास को चिन्हित करता है। याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। There are 3 stages in the evolution of the present atmosphere. First stage is marked by the loss of primordial atmosphere. बिल्कुल सही है सर। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में यही हुआ था। दूसरे चरण में पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। द सेकंड स्टेज हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि पृथ्वी के अंदर से डी गैसिंग की प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण बनना शुरू हुआ। और तीसरा है नेब्युलर परिकल्पना की प्रक्रिया के माध्यम से जीवित दुनिया द्वारा वातावरण की संरचना को संशोधित किया गया था। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस। ये बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई थी।
फाइटोप्लैंक्टन्स ने ऑक्सीजन को जनरेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व किया। पर इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस का कोई योगदान नहीं है, नेबुला परिसंकल्पना का कोई योगदान नहीं है। तो जो तीसरा कथन है ये निश्चित तौर पर गलत है। हमें किसका चुनाव करना है? सही कथन का चुनाव करना है। तो जवाब क्या होगा? सी, पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो सिर्फ एक शब्द यहां पर गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वातावरण में क्या शामिल है? What does the early atmosphere contain? क्या क्या शामिल है? तो उसमें मीथेन भी शामिल थी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो जवाब क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह, तो जवाब क्या होगा? सर जवाब होगा मरकरी। नहीं, मरकरी नहीं। हमने क्या पढ़ा था? सही जवाब है सर वीनस। जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? किसे? ये इवनिंग स्टार है, ठीक है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। ओके, अगला है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? अब ये प्रश्न मैंने अलग से डाल दिया है, एमपीपीएससी का प्रश्न है, एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है 109, 109 टाइम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सैटेलाइट? पृथ्वी के पास तो है, मार्स के पास भी है, जुपिटर के पास भी है, शुक्र के पास नहीं है। और हमने ये पढ़ा था कि जुपिटर के पास मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, आकार के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। एज पर साइज अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तीसरा बड़ा ग्रह आकार के हिसाब से सर गलत है। 5वें नंबर पर है, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। पृथ्वी का आकार जियोइड है, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? तो सर केवल 2 सही है, ओनली 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। नहीं सर, 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जवाब भी क्या होगा? बी, केवल दूसरा कथन सही है। चलिए अब आखिरी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के आसपास गति करता है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। बिल्कुल सही कथन है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और अवसाद हैं। द मून हैज द माउंटेन, प्लेन एंड द डिप्रेशन। कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा पहला टेस्ट था, जिसमें हमने जितने प्रश्नों को लगाया और प्रयास किया कि लगभग हर एक एग्जाम से संबंधित प्रश्न आ सके। अल्टीमेटली हमारा प्राइमरी टारगेट यूपीएससी है, पर दूसरे फैक्चुअल प्रश्न को भी हम लगाते जा रहे हैं ताकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी भी होती चली जाए। ठीक है, अब कल आपसे हम मिलेंगे दोस्तों, और कल से हम चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। वही थोड़ा सा बड़ा बड़ा सेशन लेंगे हम, 1.5 घंटे का सेशन, ताकि वो टॉपिक हम आने वाले समय में जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सिनॉप्सिस मैं आपको 2 या 3 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि जो काम है आप नोट्स बना सकें, शॉर्ट नोट बना सकें, या फिर ज़्यादा होगा तो इसी में ना हम 2 या 3 दिन के बाद एक छोटा सा सेशन और रख लेंगे कि अल्टीमेटली जब मैं सिनॉप्सिस तैयार करता हूँ तो किन बातों का ध्यान रखता हूँ। तो आप जब सिनॉप्सिस बनाएं अपने नोट्स के किसी भी विषय के, चाहे वो भूगोल हो या कोई दूसरा विषय हो, तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे
वो चीज़ भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।